आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर नंबर 8 है, केमिकल काइनेटिक्स की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी ये डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद उस रिएक्शन का मेकानिज़म डिस्कस करते हैं और फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर रहे होते हैं या ज़्यादा कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर्स को हम इस रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच के अंदर, कि जो रिएक्शन की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं या फिर फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन, इसमें इस ब्रांच के अंदर, इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करते हैं, रिएक्शन का मेकानिज़म उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्शन के रेट को, जो रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज़्म को डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसका मैकेनिज़्म क्या है, उस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, क्या वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, मैकेनिज़्म को डिस्कस किया जाता है। एंड फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट, और उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड को, ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम इस केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच के अंदर, कि जो रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम इससे ज़ाहिर करते हैं dx ओवर dt से। dx ओवर dt से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। dx ओवर dt, रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम जाहिर करते हैं ना सिंबल के रूप में, तो dx ओवर dt से जाहिर करते हैं। अब इसकी 3 तरीफ़ें हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि कह रहा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब ए रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है, वो बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और बी की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब क्या है? एक। टाइम का क्या मतलब है? 1 सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है ना। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यूनिट का मतलब क्या है? एक सेकंड। हर 1 सेकंड में रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है ना, उसको कहते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी तरीके से 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, और 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। हर 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 1 सेकंड के अंदर रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है ना। ये इसकी 2 तरीफ़ें हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। और इसकी तीसरी तरीफ़ ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन। ज़ाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है 1 सेकंड में, ठीक है ना। 1 सेकंड के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है,
इसकी तीसरी तारीफ ये कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है 1 सेकंड के अंदर। ये इसकी तीसरी वाली डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसी तरीके से आगे इसका फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि जब आपने रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, रिएक्शन की स्पीड जब आपने कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन जब आपने कैलकुलेट करना है, रिएक्शन की स्पीड जब आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फार्मूला है वो ये है, वो ये वाला फार्मूला है कि सबसे ऊपर हम लिखेंगे रिएक्टेंट की मोलर, ठीक है ना, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर हम लिखेंगे ठीक है ना, ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, किन की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ऑफ रिएक्टेंट, आप यहाँ पर रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ लिखनी है, या तो यहाँ पर आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखें, जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, तो तब रिएक्टेंट लिखेंगे। जब आपने मालूम करनी हो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो तब फिर आप ऊपर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर नीचे लिखेंगे टाइम टेकन फॉर द चेंज, नीचे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द चेंज, कि जो ना चेंज आ रहा है ये कितने टाइम में आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है सेकंड में आ रहा है, 1 सेकंड में, ठीक है ना, नीचे सेकंड आ जाएगा, ऊपर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM क्यूब, ये लो, या फिर आप इधर M भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जो सा है चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में, ए रिएक्टेंट जो सा है वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ए रिएक्टेंट जो सा है वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी कंसंट्रेशन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है और टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है ऐसे, ये देखें यहाँ पर 0 है टाइम, फिर इसके बाद यहाँ पर 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, 10, 20, 30, 40 और 50, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद शुरू में जब रिएक्शन शुरू होता है ना, जब रिएक्शन अभी आगाज़ नहीं हुआ रिएक्शन का, अभी रिएक्शन का आगाज़ नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्शन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, और फिर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते 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 इतनी हो जाती है, और फिर आखिरकार मज़ीद काम नहीं होती, फिर कांस्टेंट ही रहती है, फिर कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। इसी तरीके से जो उनसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब रिएक्शन शुरू नहीं ना होता तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल 50 होती है, और जब प्रोडक्ट शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, फिर आहिस्ता जब रिएक्शन होगा ना तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, ये लो जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ऐसे आहिस्ता करके इजाफा हो रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी
ये कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरीके से ये भी कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना, और वो भी कांस्टेंट हो गई। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये प्रोडक्ट है बी, ठीक है ना। जब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर अब ये बात होगी क्लियर, ये भी मेरी बात सुन लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर करके आपको पता है कि कांस्टेंट यहाँ पर पैदा हो रहा है, ये है कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी इन दोनों, ठीक है ना, इन दोनों में चेंज क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी कि ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, दोनों ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट, इन दोनों की कंसंट्रेशन अब मज़ीद चेंज नहीं हो रही। इस पॉइंट से आगे देखोगे ना तो ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट, इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, मज़ीद कम या ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है ना। ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर कम या ज़्यादा नहीं हो रही। इसी तरीके से बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर कम या ज़्यादा नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ए रिएक्टेंट भी कांस्टेंट वे ऑफ मैनर में आ गया और बी प्रोडक्ट भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिएक्शन में मौजूद है। ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब सिस्टम के अंदर क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल होता है dx/dt, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब हम ऊपर लिखेंगे, ये क्या है, यहाँ पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ ही डी लिख देंगे, इसके साथ ही डी लिख देंगे। डी का मतलब क्या है, ये जो ना चेंज आ रहा है ना, बहुत ही छोटे वक्फे के लिए आ रहा है, यानी कि 1 सेकंड में आपने देखना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, ठीक है ना। और नीचे इसी तरीके से dt आ जाएगा, ये लो जी dt आ गया। चूँकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 सेकंड में कम हो रही है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, विद टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिक्रीजेज विद टाइम। इसलिए चूँकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए माइनस साइन इसको शो कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इसी तरीके से आगे की बात ये करना चाह रहा हूँ मैं। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट
के बारे में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल क्या होता है, dx/dt। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर हमें पता है कि रिएक्शन हमने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन निकाल लिया ना, तो प्रोडक्ट को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, बी से। बी क्या है, बी की मोलर कंसनट्रेशन आ गया, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई और उसके साथ डी आ जाएगा। डी का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे वक्फे के लिए हम चेंज देखना चाह रहे हैं, बहुत ही छोटे वक्फे के लिए हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जब लंबे वक्फे के लिए किसी भी चीज़ में चेंज देखना चाहो ना, जब लंबे वक्फे के लिए प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज देखना चाहो तो फिर हम डेल्टा का यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि हम छोटे वक्फे के लिए देखना चाहते हैं डी का। इसी तरीके से टाइम भी छोटे वक्फे के लिए ही यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर डी टी आ गया। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही है। यहाँ पर ये देखें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद आगे अब यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसे, ये देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे dx है ओवर dt है, ठीक है ना, और फिर हमें यूनिट निकालना है ना। तो इसका यूनिट क्या है, ये जो सा ब्रैकेट है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर dm³, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो मोल, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 से -1 हो जाएगी। ये हमारे पास ये आ गया। फिर इसी तरीके से हमें पता है कि हर एक डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। तो यहाँ पर अब हम 1 लीटर दर्ज करने वाले हैं, dx/dt इज इक्वल टू मोल, लीटर आ गया, और चूँकि यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब की पावर क्या है, -1, माइनस में है, तो लीटर की पावर +1 नहीं होगी, ये भी -1 ही होगी पर सेकंड, ठीक है ना। या तो आप ये वाला यूनिट लिख लो ऊपर, या फिर ये नीचे वाला यूनिट लिख लो, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।